हेलो दोस्तों, मैं हूं मुस्तकीम खान, एक अनुभवी पत्रकार जिसके पास 20 सालों का अनुभव है। इन सालों में मैंने दुनिया के कोने-कोने से खबरें कवर की हैं, युद्धों से लेकर शांति समझौते तक, राजनीति उथल-पुथल से लेकर सामाजिक परिवर्तनों तक। लेकिन आज की कहानी कुछ खास है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की है, जहां राजनीतिक स्थिरता और अहिंसा और उम्मीद की एक जटिल तस्वीर उभर रही है। आज की तारीख है 27 दिसंबर 2025 और मैं आपको बांग्लादेश की नवीनतम घटनाओं की एक विस्तृत रिपोर्ट पेश कर रहा हूं। यह रिपोर्ट पूरी तरह से सत्य और वास्तविक समाचारों पर आधारित है। बीबीसी हिंदी, आज तक, एबीपी लाइव, द हिंदू, अल जजीरा, राइटर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से संकलित है। हमारा उद्देश्य है आपको सही जानकारी देना, ना कि गुमराह करना। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक और विचारधारक सफर को। सबसे पहले दोस्तों, हम समझना होगा बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति का भूमि पृष्ठ। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट हुआ था। छात्र आंदोलन की लहर ने देश को हिला दिया और हसीना को भारत भागना पड़ा। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद जी यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान संभाली, लेकिन यह अंतरिम दौर शांतिपूर्ण नहीं रहा। कानून व्यवस्था की स्थिति नाजुक बनी हुई है और कट्टरपंथी ताकतों का उभार देखा जा रहा है। अंतरिम सरकार पर इन ताकतों को नियंत्रित करने का भारी दबाव है। भारत जैसे पड़ोसी देश ने बार बार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जताई है, लेकिन क्या ये चिंता जायज है? आइए विस्तार से देखते हैं। पहला प्रमुख मुद्दा, तारिक रहमान की स्वदेशी वापसी। तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जी के बेटे हैं। 17 सालों से लंदन निर्वास के बाद 25 दिसंबर 2025 को ढाका लौटे। ये एक ऐतिहासिक पल था। दोस्तों, लाखों समर्थक ढाका एयरपोर्ट पर जमा हुए। तारिक ने नंगे पैर उतरकर मिट्टी को छुआ और अपने पहले भाषण में कहा, मुझे देश के लिए एक प्लान है। हम मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, ईसाई सभी के लिए एक सुरक्षित और समावेशी बांग्लादेश बनाएंगे। यह शब्द सुनकर लगा जैसे देश में नई उम्मीद की किरण जागी हो। अल जजीरा और राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार तारिक फरवरी 2026 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार हैं। उनकी वापसी से पीएनपी को नई ऊर्जा मिली है, जबकि आगामी लीग पर प्रतिबंध की वजह से चुनाव का मैदान उनके लिए आसान लग रहा है। लेकिन दोस्तों, मेरे 20 साल के अनुभव में मैंने देखा है, राजनीति की वापसी हमेशा शांतिपूर्ण नहीं होती। तारिक की वापसी से ही पहले देश में हिंसा भड़की। 24 दिसंबर को ढाका यूनिवर्सिटी में पेट्रोल बम हमले और ताबड़तोड़ लड़ाई झगड़े हुए। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना तारिक की वापसी से ठीक पहले हुई, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया और तारिक ने यूनुस को फोन पर धन्यवाद दिया और अपने पिता जनरल जिया की कब्र पर जाकर श्रद्धांजलि दी। लेकिन सवाल यह है, क्या उनकी वापसी देश में स्थिरता देगी या और अराजकता लाएगी? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जैसे बीसीसी का कहना है कि तारिक को बांग्लादेश की राजनीति का राजकुमार कहा जाता है और उनकी वापसी चुनाव से पहले एक बड़ा मोड़ है। अब बात करते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे की, अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर हमले। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, लेकिन 2024 के तख्तापलट के बाद हमले बढ़ गए हैं और ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ बांग्लादेश मिसोटा एचआरसीबी की रिपोर्ट के अनुसार जून से दिसंबर 2025 के बीच कम से कम 71 इस निंदा से जुड़े हमले हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए। इनमें गिरफ्तारियां, घरों पर हमले और हिंसा शामिल है। सबसे भयावह घटना 18-19 दिसंबर की है, जबकि मेमन सिंह जिले के भालुका में 27 साल के हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को कथित ईसा निंदा के आरोप में भीड़ ने पीट कर मार डाला, सबको पेड़ पर लटकाया और आग लगा दी। द हिंदू और आज तक की रिपोर्ट्स में विस्तार से बताया कि दीपू एक गारमेंट फैक्ट्री वर्कर थे और हमले के बाद बर्बरता तथा इसके कुछ दिन बाद राजवाड़ी में अमृत मंडल उर्फ सम्राट की लिंचिंग हुई। पुलिस ने इस रंगदारी से जुड़ा बताया, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय इसे सांप्रदायिक हमला मानता है। और अब ताज़ा खबर, हबीबगंज जिले बदौलपुर गांव में कमदेव दास की लिंचिंग की घटनाएं बताती हैं कि हिंदू अपनी पहचान की वजह से निशाने पर है। न्यूयॉर्क टाइम और इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कहा गया है कि सांप्रदायिक तनाव नहीं, बल्कि लक्षित धार्मिक उत्पीड़न है। भारत के विदेश मंत्रालय MEA ने इनकी बड़ी कड़ी निंदा की है और कहा कि यह मीडिया अतिशयोक्त नहीं बल्कि गंभीर चिंता का विषय है। अमेरिकी सांसद और संयुक्त राष्ट्र ने भी निंदा की है। दोस्तों, मेरे अनुभव में मैंने देखा है कि ऐसे हमले सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि समाज की बुनियादी को हिलाते हैं।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर 2024-25 में 2900 से ज्यादा हमले दर्ज हुए, जिनमें हत्या, आगजनी और जमीन कब्जा शामिल। यूनुस सरकार ने इनकी निंदा की और कुछ गिरफ्तारियां की, लेकिन आलोचना है कि कानून व्यवस्था में नाकामी। कट्टरपंथी ताकतें झूठे आरोप लगाकर हमले कर रही हैं। फरीदपुर में रॉक स्टार जेम्स के कॉन्सर्ट पर पत्थरबाजी और हमला एक उदाहरण है, जहां कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट में बताया कि कट्टरपंथी जमात ने हिंसा फैलाई। अब भारत बांग्लादेश संबंधों पर नजर डालते हैं। यह संबंध हमेशा से जटिल रहे हैं, लेकिन हाल ही की घटना ने तनाव बढ़ा दिया है। भारत ने बांग्लादेशी राजदूत को तलब कर अल्पसंख्यक सुरक्षा पर चिंता जताई। बदले में बांग्लादेश ने भारतीय राजदूत को तलब किया। दोनों देशों ने वीजा सेवा निलंबित की। भारत ने चटगांव और खुलना में बांग्लादेश, दिल्ली और अगरतला में द हिंदी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने बांग्लादेशी मीडिया के झूठे प्रपंडे को खारिज किया। पूर्व पीएम शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का आरोप लगाया है, लेकिन आर्थिक संबंध बनाए हुए हैं। यूनुस सरकार ने भारत से चावल खरीदने की मंजूरी दी। पाकिस्तान की बढ़ती भूमिका भी चिंता का विषय है। आज तक की रिपोर्ट में बताया गया कि 2024 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सैन्य समझौता हुआ और आईएसआई प्रमुख ढाका पहुंचे, जिससे भारत विदेश विरोध गतिविधियों में बढ़ी। डीडब्ल्यू की रिपोर्ट में कहा गया कि अल्पसंख्यक सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दों पर विवाद से वीजा फ्रीज कर दिया। चुनाव की तैयारी पर बात करें तो 12 फरवरी 2026 को संसदीय चुनाव होंगे, जो हसीना के जाने के बाद पहला बड़ा चुनाव होगा। अल जजीरा और राइटर्स के अनुसार बीएनपी मजबूत स्थिति में है और जमात इस्लामी से गठबंधन की चर्चा। आगामी लीग पर प्रतिबंध है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ पाएगी। यूनुस ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव का वादा किया है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुनाव बाद इस्तीफा दे सकते हैं। चुनाव के बाद 7 जुलाई चार्टर पर रेफरेंडम भी होगा, जो संविधान सुधार से जुड़ा हो, लेकिन कानून व्यवस्था की विफलता पर आलोचना बढ़ रही है। अन्य घटनाओं में शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा बढ़ गई। हादी एक कट्टरपंथी छात्र नेता थे, जिनकी 18 दिसंबर को मौत हुई। उसके बाद मीडिया हाउस और सांस्कृतिक केंद्रों पर आगजनी हुई। संयुक्त राष्ट्र ने हिंसा की निंदा की और संयम की अपील की। भारत विरोधी भावनाएं भी बढ़ी। दोस्तों, मैं थोड़ा गहराई में जाते हुए मेरे 20 सालों के करियर में देखा है कि ऐसे कट्टरपंथ और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अमेरिकी संगठन IRI बांग्लादेश चुनाव में सक्रिय है, जो यूनुस को हीरो और भारत को विलेन दिखाने वाले सर्वे कर रहा है। लंदन, कोलकाता, सिलीगुड़ी और वाराणसी में प्रदर्शन हुए, जहां बांग्लादेश बॉयकॉट के नारे लगे। अजमेर दरगाह के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन शाह चिश्ती ने हिंसा की निंदा की और कहा कि यह इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ है। काजल अग्रवाल जैसी भारतीय हस्तियों ने भी आवाज उठाई। बैक ऑफ हिंदू साइलेंस कॉन्वेंट सेव यू, ये दिखाता है कि मुद्दा अब सीमाओं से परे है। तस्लीमा नसरीन ने चटगांव के रोजान में हिंदू परिवार के घर पर आग लगाने की निंदा की। अब विचार करें भविष्य का तरीका। तारिक रहमान की वापसी से उम्मीद की स्थिति आएगी, लेकिन अल्पसंख्यक सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। अगर चुनाव निष्पक्ष हुए तो बांग्लादेश नई दिशा में जा सकता है, लेकिन कट्टरपंथी का उभार चिंता का विषय है। भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा मजबूत करनी होगी और कूटनीति स्तर पर दबाव बनाना होगा। चलिए ऐतिहासिक संदर्भ जोड़ते हैं। बांग्लादेश का जन्म 1971 में हुआ, जब भारत की मदद से पाकिस्तान से आज़ादी मिली, लेकिन इसके बाद राजनीतिक स्थिरता रही। हसीना और जिया परिवारों की दुश्मनी 2008 में तारिक को भ्रष्टाचार के आरोप में निष्कासित किया गया। अब उनकी वापसी एक नया अध्याय है। अल्पसंख्यकों की स्थिति पर गहराई से देखें। 2022 सेंसस के अनुसार बांग्लादेश में हिंदू आबादी करीब 13 मिलियन है, लेकिन हमले से कई परिवार पलायन कर रहे हैं। भारत का सीएए ऐसे लोगों के लिए राहत है, लेकिन सामूहिक पलायन चुनौतीपूर्ण है। कट्टरपंथी ताकतों का विश्लेषण करें। जमात इस्लामी जैसे समूह सक्रिय हैं, जो सूफी मज़ारों पर हमले कर रहे हैं, महिलाओं के खेल पर पाबंदी लगा रहे हैं। ये बदलाव देश की सेकुलर छवि को प्रभावित कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हादी की मौत पर चिंता जताई। अमेरिका ने H-1B वीजा पर भारत से चर्चा की, लेकिन बांग्लादेश पर भी नजर है। भारतीय मौलानाओं का बयान। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने हत्याओं की निंदा की। यह दिखाता है कि मुद्दा धार्मिक नहीं मानवीय है। अब कल्पना करें, एक काल्पनिक इंटरव्यू
लेकिन वास्तविक उदाहरणों पर आधारित। मान लीजिए मैं तारिक रहमान से बात कर रहा हूँ, राजेश जी मैं सभी समुदाय की सुरक्षा का वादा करता हूँ, या दीपू की माँ से सरकार ने हमें मरने के लिए छोड़ दिया।